नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीसीपीसीटी के अंतर्गत अगला पार्ट जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम और वेबसाइट को जो है आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी काम की चीज़ें मिलेगी, नोट्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके पहले के सारी जो क्लासेस है जो हमारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की है उनको आप ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इमेज कंप्रेशन सिस्टम के एलिमेंट्स का क्रम दर्शाइए। तो यहाँ पे हमको सिंपल देखने को मिल जाता है, ए हमारा राइट आंसर है, ट्रांसफॉर्मर, क्वांटाइजर, उसके अलावा आपको देखने मिलेगा कोडर। तो यहाँ देखिए आपको ये तीन इस प्रकार के क्रम में देखने को मिल जाते हैं। कोडर को इनकोडर भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? इनकोडर बोला जा सकता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ बात करते हैं इमेज कंप्रेशन की। तो इमेज कंप्रेशन क्या होता है? जब भी हम कोई बड़ी इमेज को किसी छोटी इमेज में बदलते, छोटी इमेज का मतलब हो जाता है, बड़ी इमेज मतलब 5 MB की इमेज को 200 KB में अगर बदलना है तो उसके लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है? इमेज कंप्रेशन तकनीक यूज़ की जाती है। मतलब सिंपल हम बोले तो बड़ी इमेज को छोटी इमेज में कन्वर्ट करना। इसके साथ इसमें कुछ जो है प्रोसेस होती है, जैसे कि मान लो कुछ बाइट्स यहाँ पे हटाई जाती है इस इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, ताकि वो स्टोरेज में कम जो है जगह ले सके। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं इमेज कंप्रेशन में। जैसे आप देखोगे तो ओरिजिनल इमेज जो होती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसके बाद क्वांटिटाइजेशन किया जाता है, उसके बाद इनकोडिंग की जाती है, तब कहीं जाकर वो इमेज जो है कंप्रेस्ड इमेज के रूप में कन्वर्ट होती है। परंतु इसे डीकम्प्रेस करना तो फिर से टेक्निक क्या यूज़ की जाती है? डिकोडिंग यहाँ पे करना होता है, डी क्वांटिटाइजेशन करना होता है और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करना होता है, तब आपकी इमेज जो है रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पे हो पाती है। तो ये प्रोसेस है आपकी इमेज कंप्रेशन सिस्टम की। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो ओरिजिनल इमेज है, ओरिजिनल इमेज के बाद आपको क्या देखने को मिल जाता है? देखिए ओरिजिनल इमेज जो है आपकी 5.5 MB के आसपास है। जब वो उसको कंप्रेस्ड इमेज में कन्वर्ट किया जाता है 3 प्रोसेस के बाद, तो इसको जो है आप जो है 470 KB के आसपास देख सकते हैं। और डिटेल वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। MS एक्सेल 2019 में सेल से डाटा को कट करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जब भी बात होती है कंट्रोल मतलब जो है X की, तो यहाँ पे आपको कट देखने को मिल जाता है। अगर C की बात करें तो कंट्रोल C से जो है कॉपी होता है, कंट्रोल V से आपका पेस्ट होता है और कंट्रोल Z से अंडू होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये C वाला। ठीक है, बाकी चीज़ें शॉर्टकट तो MS वर्ड जैसे ही यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एकल कुंजी, एकल मतलब सिंगल जो शेयर्ड की है, उसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी बात करें हम क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो जाता है एक ऐसा टेक्स्ट जो कि प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, और प्लेन टेक्स्ट को एक डिकोड यहाँ पे जो हम क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत एक प्लेन टेक्स्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। साइफर टेक्स्ट का मतलब हो जाता है एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी को समझ में नहीं आता, मतलब नेटवर्क में भेजे जाने के दौरान उस टेक्स्ट को कोई नहीं समझ सकता, पर सामने जब रिसीवर को प्राप्त होता है तो उस प्लेन टेक्स्ट को फिर से जो है मतलब इस साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है, तब कहीं जाकर उसे रिसीवर पढ़ पाता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस के लिए, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए इनकोड किया जाता है, इनकोड करने के बाद उससे फिर डिकोड किया जाता है। तो दोनों ही जगह आपको एक की ज़रूरत पड़ती है। तो की आपकी एक होती है एकल की, यानी कि सिंगल। यहाँ पे जो की यूज़ की गई है इनकोड करने के लिए, वो डिकोड करने के लिए भी यूज़ की जाएगी, उसे बोल देते हैं एकल कुंजी। और अगर आप जो है अलग से की यूज़ करते हैं तो वो हो जाती है आपकी शेयर्ड की। तो यहाँ 2 प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें आपको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ सिमेट्रिक में आपको एकल की देखने को मिल जाता है। जैसे हम आगे बात करते हैं तो क्रिप्टोग्राफी सिंपल आप फिर से समझिए। यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का मतलब हो जाता है जब हम नेटवर्क में कोई सूचना भेजते हैं तो नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने के कारण उसे जो है कोई अन्य व्यक्ति ना पढ़ पाए, इस कारण उस टेक्स्ट को हम जो है एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं जो किसी को समझ में ना आए, उसे बोल देते हैं कोडिंग वाला टेक्स्ट। और कोडिंग वाले टेक्स्ट को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी में साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट में जब बदला जाता है तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं एनक्रिप्शन। उसके लिए की यूज़ की जाती है जिसे हम बोल देते हैं एनक्रिप्शन की। और यहाँ पे हमको जो साइफर टेक्स्ट है जब रिसीवर तक जाता है तो उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है, यानी कि डिकोड करना पड़ता है। इसके लिए भी एक की ज़रूरत पड़ती है जो रिसीवर के पास होती है। तो यहाँ 2 प्रकार की प्रोसेस है, एक तो सेम की ज़रूरत पड़ती है और एक डिफरेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों ही की के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ कोडिंग में बदलने की प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? क्रिप्टोग्राफी। और फिर से रीडिंग के समय उसको क्या किया जाता है? डिक्रिप्ट किया जाता है।
दो प्रकार की प्रोसेस होती है क्रिप्टोग्राफी में, सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एक होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप देखिए एनक्रिप्शन के लिए सीक्रेट की यूज़ की जा रही है और उसी सेम की को सीक्रेट की के द्वारा डिक्रिप्ट किया जा रहा है, यानी कि प्लेन टेक्स्ट को पहले बदला जा रहा है साइफर टेक्स्ट में एनक्रिप्शन के माध्यम से, सीक्रेट की के माध्यम से, और जब उसको पढ़ना हो तो डिक्रिप्ट किया जाता है उसी सेम की के माध्यम से रिसीवर के द्वारा, और प्लेन टेक्स्ट में बदलकर उसे पढ़ लिया जाता है। ये कहलाता है सिमेट्रिक की। मतलब सिमेट्रिक मतलब सेम की, और असिमेट्रिक में आपको डिफरेंट की देखने मिलेगा। मतलब एक पब्लिक की होती है जिसके माध्यम से एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और एक सीक्रेट की होती है रिसीवर के साइड में जिसे डिक्रिप्ट किया जाता है, तब कहीं जाकर इस कोडिंग टेक्स्ट को यानी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल पाता है। तो ये हो जाता है हमारा असिमेट्रिक और सिमेट्रिक की जो क्रिप्टोग्राफी है। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है आई होप आपको समझ में आया होगा। और डिटेल वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। निर्माताओं द्वारा समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों प्रदान किए जाते हैं? देखिए, जब बात करें हम सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर आपको देखने मिलेगा, चाहे तो वो एंड्रॉयड के हो सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप के हो सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में सॉफ्टवेयर को अपडेट क्यों किया जाता है? जब सॉफ्टवेयर को शुरुआत में बना दिया जाता है तो उसको लगभग 2 साल या 5 साल के लिए अपडेट यहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हार्डवेयर में बग को ठीक करने के लिए या सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, हार्डवेयर में बग को खोलने ये तो गलत है, सॉफ्टवेयर के आकार को बढ़ाने ये भी गलत है, सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने ये बिल्कुल सही है। देखिए, बग का मतलब हो जाता है समय समय पे आने वाली जो दिक्कतें होती है, सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम न करना, समय समय पे वो जो अचानक बंद हो जाना। तो उन्हीं सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो क्रिएटर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, या जो भी कंपनी होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, वो अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट प्रदान करता है। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में बग रहती है, एप्पल भी अपने सॉफ्टवेयर में जो है एक प्रकार से अपडेट प्रदान करता है ताकि बग को दूर किया जा सके। हैकर द्वारा हमलों की संभावना को बढ़ाने नहीं, कम करने के लिए किया जाता। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। देखिए, यहाँ बात करते हैं हम मोबाइल की या लैपटॉप की। इनमें आप जो है एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इसमें आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। जब भी आप शुरुआत में इसको परचेस करते हैं तो इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसमें रहता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो शुरुआत में जब आता है तो इसमें कुछ कमी होती है, समय समय पे उसमें अपडेट आते हैं और अपडेट के द्वारा इसमें बग को ठीक किया जाता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। समय समय पे आने वाली जो खतरे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो फाइल्स है, पेज फाइल्स है, उनको समय समय पे अपडेट किया जाता है। किसके द्वारा? निर्माताओं के द्वारा। इसके कारण सॉफ्टवेयर अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए फीचर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस है, अपीयरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती है सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से। निम्न में से कौन सी यूनिक्स की फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल नहीं है? तो यहाँ देखिए, यूनिक्स के अंतर्गत मैनिपुलेशन का मतलब हो जाता है फाइल मैनेजमेंट। क्या हो जाता है? फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत यूनिक्स में 4 चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखोगे तो ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना। तो यहाँ कौन सा नहीं है? यहाँ स्लिप नहीं है, स्लिप राइट आंसर है। जबकि 3 आपकी सिस्टम कॉल है, किसकी? यूनिक्स के मैनिपुलेशन की। इनमें से कौन सी एक विद्युत यानी पावर प्रॉब्लम नहीं है? पावर प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है जैसे सर्ज की प्रॉब्लम तो पावर प्रॉब्लम है, ब्लैकआउट भी पावर प्रॉब्लम है। इससे सारी डिवाइसेस आपकी जो है नष्ट हो जाती है, जैसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है। ब्राउन आउट भी आपको पावर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। पर एप्लीकेशन प्रॉब्लम आपकी जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो राइट आंसर भी हमारा यही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। अगर है पूछता तो ये 3 आते, पर यहाँ पूछा नहीं, तो एप्लीकेशन प्रॉब्लम को हम पावर प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार की केबल कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे HDMI नहीं किया जाता, ID ये भी SATA हार्ड डिस्क के लिए होता है और BGA भी नहीं होता। तो RJ45 यहाँ पे लैन कनेक्शन के लिए यूज़ की जाने वाली केबल है। हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ केबल्स की। जैसे सबसे पहले बात करते हैं HDMI की। तो HDMI केबल जो है डिस्प्ले के लिए यूज़ की जाती है। मतलब हमारे लैपटॉप से या डेस्कटॉप से हम जो है जो भी एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना है उसके लिए HDMI केबल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात करें हम यहाँ पे ID SATA की, तो ये हार्ड डिस्क पुराने समय की बात करें, अभी तो वर्तमान में जो है आपको सीरियल एक प्रकार से नॉर्मल जो कीबोर्ड मतलब जो आपकी वायर है वो देखने को मिल जाती है। पर आपको ये पुराने समय में देखने को मिलती थी, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, ID SATA के माध्यम से हार्ड डिस्क कनेक्ट करते थे, राइटर कनेक्ट करते थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ID SATA का उपयोग किया जाता है, ये लंबी वाली जो पैरेलल वायर है।
आपको देखने को मिलेगा बीजीए केबल। तो बीजीए से भी एक्सटर्नल डिस्प्ले के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है और कुछ पीसी में अभी भी बीजीए केबल का उपयोग किया जाता है। हालांकि एचडीएमआई केबल ने उसकी जगह ले ली है, पर बीजीए केबल की अपनी एक महत्वपूर्ण जगह है। इसको रिप्लेस करके एचडीएमआई यहाँ पे काम करती है। एचडीएमआई में ज़्यादा अच्छा जो है एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगी RJ45। इसका उपयोग किया जाता है ईथरनेट के लिए, यानी कि लैन कनेक्शन के लिए। जब भी आप उपयोग करोगे तो आप इसी RJ45 का उपयोग करोगे। इसमें यूज़ की जाती है ट्विस्टेड वायर केबल। ट्विस्टेड वायर केबल का मतलब हो जाता है एक ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसके माध्यम से हम जो है ट्विस्टेड वायर केबल का उपयोग करके RJ45 जो केबल है वो बना पाते हैं और लैन कनेक्शन यहाँ पे कर पाते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन की होती है। ऊपर साइड में आप एरो की के ऊपर देखोगे तो इसमें निम्नलिखित में से वो किस श्रेणी में आती है। तो देखिए, टाइपिंग की तो नहीं आएगी। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। कंट्रोल की में आपकी कंट्रोल अल्टर एस्केप बटन आ जाती है। तो ये बची क्या, स्पेशल पर्पस की यहाँ देखने को मिल जाती है। तो आप देखोगे कीबोर्ड में अगर बात करें हम, तो कीबोर्ड में कुछ निश्चित कीज होती है। जैसे सबसे ऊपर बात करोगे, देखिए यहाँ पे आपको एस्केप बटन देखने को मिलेगी, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्टर है, और इधर भी वही चीज़ मिलेगी। तो इन सभी को बोल देते हैं कंट्रोल कीज़। उसके बाद आपको F1 से लेकर F12 तक देखने को मिलेगी, इनको बोल देते हैं फंक्शन कीज़। इसके अलावा आपको एरो कीज़ देखने को मिलेगी, तो एरो कीज़ को नेविगेशन कीज़ बोल देते हैं। कुछ आपको स्पेशल पर्पस कीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, इनको आप बोल देते हैं स्पेशल पर्पस। उसके बाद आपको एक और कीबोर्ड दिखता है राइट साइड में, जिसे बोल देते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड की कुछ कीज़ है जिनके बारे में मैंने बताया, और बीच में जो बची है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती है, जिसके माध्यम से हम टाइपिंग का काम कर पाते हैं। पेपाल एक प्रकार से मीडिएटर है, एक एप्लीकेशन है जो कि मीडिएटर का काम करता है। तो किस प्रकार की सर्विस ये देता है? स्पाइडर डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। तो देखिए, ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन का उपयोग करता है। मतलब यहाँ सेंडर से अगर कोई पैसे भेजना है, रिसीवर तक जाएगा, तो बीच में कौन मीडिएटर के रूप में यूज़ की जाती है? पेपाल एक प्रकार का गेटवे यूज़ किया जाता है। गेटवे के तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे आप बिजली बिल देते हो, तो बिजली बिल जब दोगे तो यहाँ पेपाल के माध्यम से आप किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं? उस संस्था को जिसके द्वारा बिजली बिल जनरेट किया गया है। तो यहाँ मीडिएटर के रूप में पेपाल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में डिटेल बाद में हम जानेंगे। कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, जिसे खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाती है, साथ ही इसको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोलते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा पहला राइट आंसर। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस में भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आउटपुट दिखाता है। साथ ही इसमें अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस ये देखने को मिल जाता है मॉनिटर, जिसको हम BDU भी बोल देते हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल भी बोल देते हैं, या फिर इसको मॉनिटर बोल देते हैं। LCD LED अलग अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी बहुत सारी फीचर्स होते हैं, जैसे पिक्सल्स है, कितने पिक्सल्स यहाँ रहेंगे, कितना रेजोल्यूशन रहेगा, कितनी रिफ्रेश रेट रहेगी, डॉट पिच क्या रहेगी, डिस्प्ले का साइज़ कैसा रहेगा, रेशो क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसकी विशेषताएं देखने को मिल जाती है। कुछ क्वालिटी भी इसकी देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड, जैसे BGA है, SBGA है, XBGA है। ये सारी फैसिलिटी हमको देखने को मिल जाती है किसमें? मॉनिटर के अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिलती है।